जय हिंद। में अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ये हमारी आत्मा और देह के लिए जो आज़ादी जरूरी है उसके बारे में बात की गई है। अभी देखते हैं कि क्या क्या जरूरी है, संविधान क्या कहता है। लोगों का कहना अलग है, दार्शनिकों का जो भी कहना अलग है, लेकिन हम अगर न्याय पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं या संविधान की बात कर रहे हैं तो संविधान में जो कहा गया है एक एक लाइन उस पर बात करेंगे, और जितनी लिखी गई उससे ज़्यादा मैं जो भी बातें बोलता हूँ उस पर फोकस करिए, क्योंकि यहाँ पर कम ही लिखी गई है बातें, उससे ज़्यादा बोलता हूँ। तो अभी अनुच्छेद 21 में क्या है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, और ये दोनों के लिए, किससे? फॉर बोथ, मतलब भारतीय नागरिकों के लिए है और विदेशियों के लिए भी है। अगर हमारे भारतीय सीमा क्षेत्र में कोई भी आता है, चाहे भारतीय हो चाहे विदेशी हो, तो उसके प्राण और देह की सुरक्षा की जाएगी। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी आ गया या चाइनीज आ गया तो उसको काट के फेंक दोगे, नहीं। आज़ादी या जिंदा रहने की आज़ादी सबको दी जाएगी। किस चीज़ पे रोक है वो मैंने 19 में बात किया, 20 में भी बात किया, लेकिन प्राण जिंदा रहने की तो आज़ादी दी ही जाएगी। अच्छा, इसमें क्या है कि 1978 से पहले 1950 में गोपालन केस हुआ। गोपालन बनाम मद्रास हाई कोर्ट के बीच में एक केस हुआ जिसमें डिसीजन लिया गया कि ये बात की गई कि जो भी कानून व्यवस्था रहेगी उसके अनुसार ही किसी की आज़ादी या स्वतंत्रता पर रोक लगाई जा सकती है, लेकिन मनमानी तरीके से रोक नहीं लगाई जाएगी। कह रहा कि कोई भी आर्बिट्रेरी एक्सिक्यूटिव एक्शन होगा, कोई भी सरकारी कर्मचारी हो, कोई भी हो, तो उसके मनमानी कार्यों पर, मनमानी एक्शन पर रोक रहेगी। लेकिन कोई निरंकुशवादी कानून बना दिया जाए या संविधान संसद में या राज्य सरकार में कोई भी कानून पास हो जाती है तो उस पर रोक नहीं रहेगी, मतलब कानून के अनुसार ही डिसीजन लिया जाएगा। और पर्सनल लिबर्टी का मतलब 1978 से मतलब समझा जाता था कि पर्सन टू पर्सन और बॉडी, मतलब हमारी शरीर जितना है, जहाँ जितनी जगह ऑक्युपाई किया है, इसको कोई टच ना करे, बस इसी का मतलब समझा जाता था पर्सनल लिबर्टी। वहाँ से सामने खड़ा होकर कोई गाली दे दे, आपको किसी चीज़ में अवसर न दिया जाए, पॉल्यूटेड एयर मिले, गंदा पानी मिले, इससे मतलब नहीं है, लेकिन आपके शरीर को कोई टच नहीं कर रहा है, ये समझा जाता था पर्सनल लिबर्टी का मतलब। 1978 से पहले मेनका गांधी का केस हुआ था, भारतीय सरकार और मेनका गांधी के बीच में 1978 में केस हुआ, जिसमें काफ़ी बड़े डिसीजन लिए गए। नहीं तो 1978 से पहले जो गोपालन केस में डिसीजन आया था कि कानून के अनुसार सारे डिसीजन एक्शन लिए जाएंगे, कोई मनमानी तरीके से एक्शन नहीं होगा, ये सही था। लेकिन कानून क्या है, कभी किसी का पूर्ण बहुमत की सरकार है तो कौन नहीं चाहता जनता को कंट्रोल कर लें, आज़ाद ना रहने दे, हमारी बातें सुने। तो कभी ऐसा कानून बना दे कि आपके अधिकार ही छीन जाए। तो 1978 में ये डिसीजन लिया गया। और फिर था बॉडी टू बॉडी। तो 1978 में ये डिसीजन लिया गया कि बॉडी टू बॉडी ही आज़ादी जरूरी नहीं है। एक व्यक्ति को कंप्लीट हेल्दी और हैप्पी जीवन जीने के लिए जो भी चीज़ें नेसेसरी हैं वो सारी चीज़ें आर्टिकल 21 में आएंगी, सारी चीज़ें 21 में आएंगी। ये किस में डिसीजन लिया गया? मेनका गांधी केस 1978 में भारतीय सरकार और मेनका गांधी के बीच था। ये गोपालन और मद्रास हाई कोर्ट के बीच में एक केस लड़ा गया था। इसमें सरकार ने या इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन को चेंज किया। क्या चेंज किया? जो गोपालन केस में डिसीजन दिया था कि कानूनी तरीके से, विधायी तरीके से, चाहे आर्बिट्रेरी एक्शन हो, निरंकुश कानून ही बन जाए, लेकिन उसके तरीके से नियंत्रण किया जा सकता है। उस केस को बदल दिया, लेकिन कि ऐसा नहीं होगा। किसी चीज़ पे नियंत्रण तभी होगा जब उसका एक रीजनेबल कारण दोगे, को प्रूफ करोगे कि नहीं ये चीज़ सही है और ज़रूरी है देश हित के लिए और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए, तभी होगा। ऐसा नहीं कि तुम कुछ भी कानून बना के नियंत्रण कर लो। तो उस रूल को, अपने ही रूल को इसने क्या किया? बदल दिया मेनका गांधी केस में। और इन्होंने, और सुप्रीम कोर्ट ने रीजन क्या दिया कि कोई भी, किसी की भी आज़ादी डिप्राइव्ड या कम तभी होगी या दबाई तभी जाएगी जब कोई रीजनेबल कारण और निष्पक्ष और न्यायपूर्ण कारण होगा तब। मतलब पहले कारण दो, हाँ इस वजह से कर रहे हैं, और निष्पक्ष कारण दो। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में, बिहार में चाहे यूपी में, पर्टिकुलर एरिया में कोई नया कानून लगा दिए कि अब वहाँ के लोगों से नाराज हो, ऐसा कुछ भी नहीं। एक रीजनेबल कारण दो, निष्पक्ष कोई भी कानून बनाना तो बनाना, तब जाके रोक लगा सकते हो, और कोई किसी वजह से रोक नहीं लगाई जा सकती। राइट टू लाइफ का मतलब क्या? इसने चेंज कर दिया। राइट टू लाइफ का मतलब बॉडी टू बॉडी नहीं है, बल्कि एक व्यक्ति को सम्मानपूर्वक, हेल्दी
और मानसिक रूप से आज़ाद जीवन जीने के लिए जो भी चीज़ें जरूरी हैं वो सारी चीज़ों को इसने जोड़ दिया। मतलब एक प्रतिष्ठित, सम्मानित और मानसिक रूप से आज़ाद लाइफ के लिए जो जो चीज़ें जरूरी है सब आर्टिकल 21 में आती हैं। और देखिए क्या क्या आती है। एक व्यक्ति को आज़ाद या हैप्पी जीवन या हेल्दी जीवन जीने के लिए क्या क्या चीज़ें आती हैं कि उसको सम्मानपूर्वक समाज में सम्मानित जीवन व्यतीत करे। देखिए हमेशा से लड़ाई सम्मान की चली आ रही है। जो समाज को चार वर्गों में बांटा गया, चाहे जाति व्यवस्था है, वो केवल सम्मान के लिए ही है कि कोई जनरल है, ओबीसी है, एससी एसटी है। आज भी कानून बना है लेकिन पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं है या उसका पूर्णतः प्रभाव नहीं देखा जाता। फिलहाल उसमें सुधार हो रहा है जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार हो रहा है, लेकिन फिर भी प्रतिष्ठा की ही लड़ाई है। कोई उच्च वर्ग का है तो कोई दलित वर्ग से संबंध नहीं रखना चाहता, या कोई दलित वर्ग में अपनी बच्ची या बच्चों का शादी नहीं करना चाहता। तो ये, लेकिन हर किसी को प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार है कि ऐसा नहीं कि कोई किसी जाति का है, किसी उसका रंग काला है या गोरा है उसके अनुसार उसके साथ भेदभाव किया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, ये सारी चीज़ें स्टेट के रिस्पेक्ट में बोली गई। स्टेट का है कि फंडामेंटल राइट पढ़ते समय स्टेट वर्ड जो आएगा ना उसमें क्या क्या समझेंगे, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जितने सरकारी कर्मचारी हैं, अब चाहे गांव का प्रधान हो, चाहे नगर पंचायत अध्यक्ष हो, चाहे ब्लॉक प्रमुख हो, चाहे LIC हो, चाहे गवर्नमेंट, जो भी समूह बनाए गए हैं सब स्टेट में आती हैं। तो ये किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, सबकी सम्मान की रक्षा करेंगे, चाहे जिस जात का हो, चाहे जिस धर्म का हो, चाहे जिस लिंग का हो। ठीक, तो व्यक्ति को एक सम्मानित जीवन मिलना चाहिए और शुद्ध मुफ्त जल, हवा और वातावरण मिलना चाहिए। देखिए यहाँ पर लिखा है कि शुद्ध और मुफ्त जल, जो फ्री में पानी पीते हैं ना, अंडरग्राउंड वाटर निकाल लेते हैं, नल की सप्लाई गवर्नमेंट देती है, तो वो जो व्यवस्था करने में, लाइन पाइपलाइन फैलाने में, पावर सप्लाई, इसमें सब आता है, उसका टैक्स ले लेती है, पानी का नहीं लेती है। तो आपको शुद्ध मुफ्त जल और हवा और इन्वायरमेंट की आज़ादी है। इसीलिए देखिए पॉल्यूशन होता है, सड़क पे पॉल्यूशन या कोई फैक्ट्री लग जाए, धूल मचाए, तो धुआं मचाए, तो आप कंप्लेन करते हैं, तो उस पर सुनवाई होती है, क्योंकि आपका अधिकार है कि आपको एक हेल्दी जीवन, स्वस्थ जीवन जीने के लिए वातावरण शुद्ध चाहिए, पानी शुद्ध चाहिए, हवा शुद्ध चाहिए और जीविकोपार्जन की आज़ादी है। इसलिए तो आप देश के अंदर कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, बस वो अनैतिक ना हो। जैसे मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि आर्टिकल 19 में आपको कार्य करने की आज़ादी दी गई है, लेकिन कोई अनैतिक कार्य नहीं, जैसे देह व्यापार, ड्रग्स, ये सब व्यापार करने की आज़ादी नहीं है। लेकिन हाँ, एक व्यक्ति जिंदा रहने के लिए जीविकोपार्जन की होनी चाहिए आज़ादी, तो वो दिया गया है आर्टिकल 19 में। अब कमाएंगे नहीं तो क्या खाएंगे, खाएंगे नहीं तो जिंदा कैसे रहेंगे, तो जीविकोपार्जन की आज़ादी है। निजता, प्राइवेसी, भाई हमें अपनी चीज़ें, हमसे जुड़ी चीज़ें हम प्राइवेट रख सकते हैं, क्यों शेयर करें किसी से। तो प्राइवेसी की आज़ादी है, हम नहीं बताएंगे अपनी चीज़ें, हम चाहे वो शारीरिक रूप से हो और चाहे कुछ हमारी पर्सनल बातें हो, उनको हम प्राइवेट रखने की, उसको गुप्त रखने की हमारे पास आज़ादी है। निजता की आज़ादी है, इसको सरकार भी नहीं छीन सकती, ना कोई। इसीलिए तो देखिए कोई भी फ़ोन में कोई भी ऐप डाउनलोड करेंगे तो प्राइवेसी दी जाती है। तो आप प्राइवेसी पॉलिसी पढ़िए कि वो किसी के साथ आपका डाटा शेयर तो नहीं करेगा। प्राइवेसी का मतलब ये होता है कि हम सुरक्षित रखने का, किसी को भी अपनी निजता, अपना अधिकार, अपनी डाटा, अपने बारे में जानकारी सुरक्षित रखने का अधिकार है। किसी को ऐसा नहीं कि कोई भी पूछे, कोई मनमानी करे, पर्सनल चीज़ें, या आपको, आपकी चाहे बॉडी हो चाहे विचार हो, किसी को छूने या ज़बरदस्ती करने का अधिकार नहीं है। तो निजता का अधिकार है। और शेल्टर, राइट टू शेल्टर, सुरक्षा और शरण का अधिकार है। सुरक्षा और शरण का अधिकार है मतलब कि हमें देश के भीतर है तो हमें सरकार सुरक्षा प्रोवाइड करे, संरक्षण दे। जैसे आवास वगैरह क्यों देती है या हमें सुरक्षा हमारी क्यों करवाती है गवर्नमेंट, क्योंकि देश के भीतर कोई भी नागरिक है, उसका अधिकार है, सुरक्षित रहना चाहिए। इसीलिए पुलिस व्यवस्था है, प्रशासन व्यवस्था है, सरकारी कर्मचारी होते हैं, बॉर्डर पे फोर्स लगी हुई है, कानून बनाई गई है, क्योंकि हमारा देश के भीतर हर एक नागरिक सुरक्षित रहे। और स्वास्थ्य का भी अधिकार है। इसीलिए तो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाते हैं, क्योंकि आपको राइट है तो सरकार प्रोवाइड करती है, इस पर कोई रोक नहीं सकता। किसी हॉस्पिटल में जाएंगे आपको वहाँ स्वास्थ्य का तुरंत इलाज मिलता है। और शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है। देखिए, अशिक्षा
कितनी खराब चीज़ है। इसीलिए अशिक्षित व्यक्ति अक्सर लड़ते रहते। देखिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक मुस्लिम थे और कितने ही शिक्षित थे, भारत के सबसे लोकप्रिय व्यक्ति, दूसरे सेकंड सबसे लोकप्रिय व्यक्ति हैं, फर्स्ट पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आते हैं, सेकंड पे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आते हैं। और उनका वो सबसे लोकप्रिय क्यों हुए या उनका जीवन क्यों दूसरों से अलग है अन्य मुस्लिमों से, केवल उसका वजह शिक्षा है। इसलिए वो कहते थे कि ये धर्म के मुद्दा लेकर या धर्म पे तुच्छ बुद्धि वाले लोग, छोटे विचार वाले लोग लड़ते हैं, नहीं तो धर्म तो मित्रता का जरिया है। धर्म से लोग जुड़ते हैं, धर्म मतलब सत्य है, सत्य से एक दूसरे से जुड़ेंगे, लेकिन तुच्छ बुद्धि वाले लोग आपस में भिड़ते हैं। तो ये जो धार्मिक कट्टरता आ रही है या लोग आपस में लड़ रहे हैं, उसका केवल शिक्षा का सही रूप से प्रचार प्रसार न होना या शिक्षा का अभाव ही उसका रीजन है। तो शिक्षा बहुत जरूरी है। और कोई भी चीज हो तो उसका लीगल एड, लीगल प्रचार करने का बताया था, एडवर्टीजमेंट का राइट आपको आर्टिकल 19 में दिया गया है, लेकिन कोई वैधानिक चीज हो, अवैधानिक चीज नहीं हो, और वैधानिक तरीके से प्रचार करिए, इलीगल तरीके से नहीं। इसलिए देखिए कोई चुनाव प्रचार का समय आता है, चुनाव वगैरह होता है, तो आप चुनाव का प्रचार करिए, अपने अपनी योग्यता बताइए, अपनी क्षमता बताइए, लेकिन पैसा बांटने, सोना बांटने, दारू बांटने, इन सब चीज़ों पर रोक है, क्योंकि यह वैधानिक तरीके से प्रचार करना है। तो आप वैधानिक तरीके से प्रचार करिए, लेकिन इलीगल एक्शन या इलीगल कार्य करके प्रचार मत करिए। और सॉलिटरी, एकांत, एकांत में रहने की आज़ादी है। शायद ये अधिकार ना होता ना तो सरकार बोल देती जितने साधु सन्यासी हैं सब आके यहीं भीड़ में रहें, वो समाज में रहें, अकेले में किसी को बसने का अधिकार नहीं है, हिमालय पे कोई नहीं जाएगा, बंद कमरे में कोई नहीं रहेगा। तो मतलब आप अकेले बैठ भी ना पाते, कमरे में रह भी ना पाते, कोई साधना न कर पाते, तपस्या न कर पाते, लेकिन आपको राइट दिया गया है कि अकेले रहने का अधिकार है। देखिए चुप रहने का अधिकार आर्टिकल 19 में दिया गया है कि आपका बोलने का मन नहीं है न मत बोलिए, लेकिन अकेले रहने का अधिकार किस में दिया गया है? आर्टिकल 21 में। और देखिए स्पीडी ट्रायल, अगर आपका कोई केस हो जाता है, कोई मुकदमा चालू होता है, तो शीघ्र न्याय मिलना चाहिए, ये भी अधिकार है। ऐसा नहीं कि आप मुकदमा दायर कर दिए अब 10 साल 20 साल बाद न्याय आएगा, नहीं। अगर आप कोई केस दायर करते हैं, कोई मुकदमा चलता है, तो उस पर शीघ्र से शीघ्र एक्शन लिया जाए। क्योंकि अगर कोई हमें कोई परेशान कर रहा है, कोई हमारे अधिकार का हनन कर रहा है, और हम सुप्रीम कोर्ट से गए न्याय मांगने और 10 साल 20 साल लगा रहा है, तो फिर उतने में तो जीवन ही खत्म हो जाएगा। तो क्या जीवन की सुरक्षा? तो शीघ्र न्याय की व्यवस्था की गई है। एंड काफ़ी मतलब हथकड़ी वगैरह लगाने से रोकेगी। समाज में अगर कोई कानून रूप से आप अपराधी नहीं हैं, तो कानून के कर्मचारी जो भी हैं, जब भी आप दोषी होते हैं तो आपको किडनैप करके ले आएंगे, पकड़ के ले आएंगे। उसके अलावा किसी को हथकड़ी वगैरह लगाने की, बेड़ियाँ लगाने की अधिकार नहीं है। घर में चाहे जो सदस्यों की माँ बाप बच्चों पे हथकड़ी लगा दे या बच्चे माँ बाप पे हथकड़ी लगा के रखें, ऐसा किसी को राइट नहीं है। और इन ह्यूमन ट्रीटमेंट, अमानवीय व्यवहार करने का अधिकार किसी को नहीं है। अमानवीय व्यवहार मतलब यही किसी को मारना, पीटना, गाली देना, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे बच्चे, या जात के आधार पे, धर्म के आधार पे, ये किसी को राइट नहीं है। और किसी भी कहीं भी जाते हैं, किसी सरकारी ऑफिस या दफ्तर में, तो शीघ्र कार्य होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप गए किसी ऑफिस या दफ्तर में तो आपको बैठा दिया गया, सुबह से गए हैं शाम तक बैठे हैं, न्याय ही नहीं मिला या कोई कार्य ही नहीं हुआ। इसके विरुद्ध आपको अधिकार है। आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं कि हम सहायता मांगने गए, हम फला सरकारी कर्मचारी के पास गए और उसने कार्य 3 दिन 4 दिन से जा रहे हैं, कुछ सुन ही नहीं रहा है। सेम अभी विपिन सर वाला केस हुआ है, विपिन यादव जो मैथ मस्ती वाले हैं, वो गए थे डीएम के पास अपना याचिका लेकर, जो भी उनका एप्लीकेशन था, लेकिन वो एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। तो देखो कितना बड़ा केस कर दिए, क्योंकि आपको राइट है। आपको ट्रैवल एब्रॉड मतलब देश दुनिया में घूमने का अधिकार है। भारत के भीतर भी घूमने, विदेश में भी घूमिए। बताया था भारत के भीतर घूमने की जो आज़ादी है वो आर्टिकल 19 में डिफाइन की गई है, लेकिन बाहर घूमने की आज़ादी, देश से बाहर घूमने की आज़ादी किस में है? आर्टिकल 21 में। याद रखिएगा, देश से बाहर घूमने की आज़ादी 21 में। इसलिए आपके पास पैसे हैं, वीज़ा बनवाइए, पासपोर्ट बनवाइए, लीगल तरीके से आप विदेश में जाइए, घूमिए, इलीगल तरीके से मत जाइए। और बंधुआ मजदूरी नहीं करा जा सकता। पहले बंधुआ मजदूरी बहुत होती थी अंग्रेजों के समय में, गुलाम बना लिए, घर का काम करवा रहे हैं, खेती बाड़ी करवा रहे हैं बिना पैसे दिए।
क्योंकि मजबूर है भाई, क्या करोगे, उनकी सरकार है, उनकी कानून है। लेकिन आज के समय में बंधुआ मजदूरी पर रोक है। अगर हम कोई भी कार्य करेंगे तो उसका पेमेंट मिलना चाहिए। अब वो चाहे आर्थिक रूप में हो, चाहे किसी ऑब्जेक्ट के रूप में हो, लेकिन किसी भी काम के बदले में पेमेंट मिलना चाहिए। बंधुआ मजदूरी पर रोक है। किस में जिक्र है? सब आर्टिकल 21 में। ये सब जरूरी है भाई। एक जीवन के लिए क्या है, कोई किसी को बंद करके रखो, इनह्यूमन तरीके से समाज व्यवहार करे, कोई कहीं न्याय लेने जाओ न्याय ही ना मिले, देश के बाहर या भीतर कहीं घूमने की आज़ादी ही ना हो, तो फिर क्या ही आज़ादी है। देखिए कितना बाकायदे जिक्र किया गया कि इतनी चीज़ की आज़ादी दी गई है। ये मेनका गांधी केस में लिया गया, कितना बड़ा केस था। नहीं, उससे पहले क्या था, बॉडी टू बॉडी आज़ादी थी, बस शरीर से कोई टच ना करे, शरीर को कोई ना बांधे, बस बाकी इन सब चीज़ों पर रोक लगा दे तो क्या ही आज़ादी थी। लेकिन देखिए इतनी आज़ादी दी गई। और सब है, कस्टोडियल हरासमेंट से है, जैसे आप कस्टडी में है, चाहे पुलिस कस्टडी में है, चाहे न्यायिक कस्टडी में है, जुडिशियल कस्टडी में, तो वहाँ पर आपके साथ अत्याचार नहीं किया जाएगा, उस पर रोक है। फिलहाल थाने में कर देते हैं, बढ़िया से पिटाई हो जाती है। आपको भी पता कि ऐसे जगह पर करते हैं कि आप दिखा भी नहीं सकते किसी को। और इमरजेंसी मेडिकल एड, कभी भी किसी को आपातकालीन स्थिति या आपातकालीन स्वास्थ्य सहायता की ज़रूरत पड़ती है तो उसकी मदद की जाएगी। इसीलिए देखिए सरकारी हॉस्पिटल हैं, सरकारी एम्बुलेंस हैं, क्योंकि इमरजेंसी केस में कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो सरकार प्रोवाइड कराए अपने देश के नागरिकों को, उसको तुरंत इमरजेंसी सहायता मेडिकल सहायता प्रदान करे, क्योंकि आपका राइट है। और टाइमली ट्रीटमेंट, आप किसी भी हॉस्पिटल में जाए, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट, आपको टाइम से ट्रीटमेंट का राइट है। जो भी उसके लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, जो भी काम है, जो भी आर्थिक रूप से जो भी चीज़ें मांगी जाएंगी आप प्रोवाइड करिए, लेकिन टाइम से ट्रीटमेंट में लेने का अधिकार। ऐसा नहीं कि आप किसी हॉस्पिटल में गया, उसने सुबह एडमिट कर लिया, अब कोई इलाज ही नहीं कर रहा 3-4 दिन तक, मर ही जाएंगे, जीवन चला जाएगा, तो फिर क्या मतलब था हॉस्पिटल बनाने का। तो टाइम से ट्रीटमेंट करने का अधिकार। इसलिए देखिए जिस हॉस्पिटल में अगर कोई मतलब ढिलाई चलती है, सही से काम नहीं होता, लोग विरोध करना चालू कर देते। क्यों? क्योंकि आपको राइट है, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट, और देश से किसी को निकाल नहीं सकते। अगर हम भारतीय नागरिक हैं तो देश के बाहर नहीं किया जा सकता। भारतीय नागरिक है तो हमें देश से बाहर नहीं निकाला जा सकता। और निष्पक्ष न्याय की व्यवस्था है, चाहे जिस जाति को है चाहे जिस धर्म का, हर आदमी को निष्पक्ष न्याय मिलना चाहिए। सेम अपराध के लिए सेम सजा हर व्यक्ति को होनी चाहिए। जात के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। कैदी के जीवन की सुरक्षा 21 में भी बताई गई है, अब 20 में भी बताई गई है, क्योंकि चाहे कैदी हो चाहे आम आदमी हो, जीवन तो सबका है, तो सबके जीवन की सुरक्षा का जिक्र 21 में भी किया गया है। और खास तौर पे स्पेशली महिलाओं के लिए बात किया गया कि महिला का सम्मान होना चाहिए। देखिए भारतीय संस्कार या भारतीय समाज इतना बढ़िया है ना कि कानून कहता है महिला का सम्मान करना चाहिए, इसकी वजह से कोई सम्मान नहीं करता। आप देखेंगे कभी कभी बस में रहते हैं, मेट्रो में रहते हैं, कोई बूढ़ी औरत आपके सामने खड़ी होती है तो आपका अंतःकरण कहता है, इसलिए आप उस खड़े हो जाते हैं और बैठा देते हैं। ऐसा नहीं याद करते कि नहीं संविधान में लिखा गया आर्टिकल 21 में महिलाओं का सम्मान करना चाहिए इसलिए करना चाहिए। नहीं, भारतीय संस्कृति इतनी अच्छी है कि अगर सामने कोई महिला खड़ी होती है, बूढ़ी महिला है, कोई प्रेग्नेंट महिला है, कोई बूढ़ा व्यक्ति है, तो भारतीय नागरिक अक्सर प्रायः उनका अंतःकरण, उनके संस्कार इतने अच्छे हैं कि वो उनको सम्मानपूर्वक सीट दे देते हैं। या कोई महिला जा रही है तो जो भी मदद कर पाते हैं करते हैं। लेकिन यहीं पर राक्षस भी रहते हैं। कहते ना कि हर सिक्के के दो पहलू हैं, तो कुछ अच्छे भी कुछ बुरे भी हैं। अब देखिए कुछ लोग की मानसिकता ये भी है कि जब सबको बराबर राइट है तो कोई स्पेशलाइजेशन क्यों दिया जाना। अरे बराबर राइट है, लेकिन अभी पूर्ण रूप से बराबर उसका समाज में एक्सप्लोरेशन नहीं हुआ। जैसे सबको, देश के नागरिक, हर नागरिक बराबर है, लेकिन आप भी गांव में अपने समाज में अच्छे से देखते होंगे कि आज भी दलित वर्ग के समाज बहुत पिछड़ा हुआ है, तो उनको आरक्षण देना पड़ेगा उस स्थिति तक लाने के लिए। तो सेम ऐसे है कि जैसे अगर हम सोचने लगते हैं कि क्यों दें, हर जेंडर इक्वल है, फिर आप अपने घर के केस में सोचिए कि आपकी सिस्टर या आपकी मदर मान लो बस में इंटर करती है, मेट्रो में इंटर करती है, और इतनी भीड़ है या उतनी पब्लिक है, सब युवा युवा लड़के, यंग यंग लड़के सीट पर बैठे हुए हैं, और आपकी माँ अकेले उस भीड़ में खड़ी है, तो आपके मन में क्या आता है कि किसी एक को दे देना चाहिए ना, किसी को तो सीट उठ के दे देना चाहिए यार।
तो ये भारतीय संस्कार है। यहाँ से सोचते हैं लोग कि जब हमारी माँ या हमारी बहन वहाँ इंटर करती है, हम चाहते हैं कि उसको सीट दे दें या उसको सम्मान दें, उसकी सुरक्षा कर दें लोग, तो हम भी वैसा करते हैं। तो कानून में भी इसकी व्यवस्था की गई है। और देखिए, आप जब भी फांसी होती है किसी को तो खुले में टांग देते हैं, क्या चौराहे पे? अफगानिस्तान में टांग देते हैं भाई, खुले में टांग देते हैं और पत्थर मार मार के मार डालते हैं लोग, खुले में जला देते हैं, हाथ काट देंगे, पैर काट देंगे। लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता। किसी को फांसी मिलेगी तो जेल में एक स्पेशल फांसी घर बनाते हैं जहाँ पर ले जाके फांसी दिया जाता है, क्योंकि इस फांसी के सार्वजनिक फांसी देने के विरुद्ध अधिकार है। ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं भाई, सार्वजनिक रूप से फांसी नहीं दी जाती, किस आर्टिकल में है? फंडामेंटल राइट है कि फंडामेंटल ड्यूटी है? फंडामेंटल राइट है, किस आर्टिकल में? 19, 20, 21, 21 में है। अब आप सुने होंगे कि पर्वतारोही कि जैसे पर्वतारोही में आप बछेंद्री पाल का नाम सुने होंगे, संतोष यादव का नाम सुने होंगे, भारतीय महिलाओं में जो माउंटेन एवरेस्ट पे चढ़े। तो ये पर्वत पर चढ़ने उतरने का भी अधिकार आपके पास है, पर इसलिए पर्वतारोहण करते हैं लोग अपने यहाँ। सूचना का अधिकार है, कोई भी सरकार काम करती है, कोई एक्शन लेती है, कोई कानून बनता है तो आपको जानने का अधिकार है। न्यूज़ चैनल जो चलते हैं, जो आपको सूचनाएं दी जाती हैं, या जो सरकार से आप सवाल करते हैं, आपको अधिकार दिया गया है। सम्मान की बात फिर से आई, आपको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। न्यायिक अपील का अधिकार है। अगर कोई जैसे कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया और आप उससे असंतुष्ट हैं तो सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील करिए, क्योंकि आपको राइट दिया गया है। फैमिली पेंशन का राइट है, फैमिली पेंशन का राइट है। आप सरकारी कर्मचारी है, प्राइवेट कर्मचारी है, या सरकार योजनाएं बनाकर आर्थिक रूप से मदद करे फैमिली को, ये आपको राइट है। सोशल रूप से, इकोनॉमिक रूप से न्याय मिलना चाहिए। समाज में भी हमें बराबर न्याय मिले, हमें हर नागरिक के बराबर समझा जाए, और आर्थिक रूप से भी हमें बराबर ही समझा जाए। ऐसा नहीं कि हम 8 घंटे काम किए, फला जात के हैं तो हमें 500 मिल रहा है और वो दूसरी जात का उसको 800 मिल रहा है, या हम दूसरे धर्म के हैं, दूसरे लिंग के हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इकोनॉमिक रूप से भी बराबर होना चाहिए। बार फेटर्स और किसी तरीके से बेड़िया भी लगाने पर रोक है, हथकड़ी भी लगाने पर रोक है। बेड़िया मतलब डंडी हाथ पर या ऐसे बेड़ी लगाने पर भी रोक है कि बांधने पर। आपको इंश्योरेंस का राइट है, लाइफ इंश्योरेंस वगैरह, तो जो भी LIC वगैरह हैं लाइफ इंश्योरेंस देती है, आपको अधिकार है, आप ले सकते हैं। और गवर्नमेंट कुछ कवर अप देती है, जैसे एक्सीडेंट वगैरह होता है तो कुछ आर्थिक सहायता करती है, ठीक, क्योंकि आपको इंश्योरेंस का राइट है। सोने का अधिकार दिया गया है। अक्सर आप सुने होंगे कि आप ट्रेन में अगर सो रहे हैं तो TT को उठाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि आपका ये फंडामेंटल राइट है कि हर व्यक्ति को सोने का अधिकार है। ट्रेन छोड़िए, घर में भी या कहीं भी, तो आप देखिए 24 घंटे में 5 से 6 घंटे हर व्यक्ति को सोना बताया जाता है कि स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। क्योंकि स्वास्थ्य ही नहीं रहेगा तो फिर कितना भी करो या कितना भी कमाओ वो किसी काम नहीं आएगा। तो सोने का राइट है, कोई सोने से किसी को मना नहीं कर सकता। कंटिन्यू किसी को, ऐसा नहीं किसी कंपनी में कर्मचारी है और आपको 4-5 दिन से सोने ही नहीं दिया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप उसके विरुद्ध कंप्लेन कर सकते हैं। ध्वनि प्रदूषण के विरुद्ध अधिकार है। ऐसा नहीं कि कोई आपके बगल डीजे बजा रहा है, रोज डीजे बजा रहा है, या सुबह शाम घर गाना लगा लेता है। आपके घर में कोई बीमार पड़ा हुआ है या घर में कोई कंडीशन है और उसकी रोज पार्टी चल रही है, शोर मचा के रख रहा है, इसके विरुद्ध अधिकार है। भाई आप 24 घंटे गाना सुनो, गाना बजाओ, इससे दिक्कत नहीं, लेकिन अपने तक लिमिटेड रखो। बार बार बोलते ना, आपको आज़ादी उतना ही है जहाँ से दूसरे की आज़ादी प्रभावित ना हो। तो कोई भी शोर शराबा करता है तो उस पर रोक है ध्वनि प्रदूषण पे। इसीलिए देखिए, जो सुबह अजान होती थी, यूपी गवर्नमेंट ने उस पर रोक लगा दिया। कुछ लोगों का कहना था कि सुबह सुबह मोहल्ले में अजान होना चालू होती तो नींद खुल जाती है, कोई लेट सोया, कोई सुबह सो रहा है, तो इसीलिए ध्वनि प्रदूषण की वजह से उस पर रोक लगा दी गई। सब अपने अपने तरीके, कुछ लोग इसको धार्मिक रूप से भी जोड़ दिए हैं कि योगी गवर्नमेंट है, मुस्लिमों को खिलाफ है। कुछ भी नहीं है यार, भगवान हर जगह है। क्या योगी को रोकने से ऐसा थोड़ी है कि किसी की व्यक्ति की दुआएं या प्रार्थना भगवान तक नहीं पहुंचेगी। कबीरदास ने कहा है ना कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे का बहरा हुआ खुदा है। कि कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद बना लिया, उस पर चढ़ के एक स्पीकर लगा दिए, अब फिर मुल्ला बाग दे, मतलब मुल्ला अजान पढ़ता है या चिल्लाता है तो क्या उस तभी खुदा सुनेगा? क्या खुदा बहरा है? तो किसी के रोकने टोकने से कुछ नहीं होता, भगवान हर जगह है सब। ये उसका रीजन ध्वनि प्रदूषण था, उसका धार्मिक कुछ नहीं था।
और स्थिर विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर कोई भी कंपनी, कोई भी गवर्नमेंट किसी एरिया में कोई विकास करती है तो लोग उम्मीद करते हैं कि एक स्टेबल विकास किया जाए, डेवलपमेंट। ऐसा नहीं किया कोई सड़क पुल बनाया और कल गिर जाए, किसी कहीं जंगल है उसको काट के फेंक दो। कोई भी डेवलपमेंट करो स्टेबल रहना चाहिए, कोई उसका कुछ समय होना चाहिए और सबको अवसर मिलना चाहिए, अपॉर्चुनिटी काम करने का। जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। इतनी चीज़ें इन्वॉल्व किया गया है आर्टिकल 21 में। इसके साथ साथ आर्टिकल 21 में ही रखा गया है मनपसंद व्यक्ति से शादी करने का अधिकार। मनपसंद व्यक्ति से, ठीक, मनपसंद व्यक्ति से शादी करने का अधिकार, शादी का अधिकार दिया गया है आपको। मनपसंद व्यक्ति से शादी करने का अधिकार भी किस में दिया गया है? आर्टिकल 21 में। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक केस में डिसीजन भी दिया था कि जिसमें बोला था कि जिसमें जो जोड़े थे उनके जान को खतरा था, तो उसने, हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि इनको सुरक्षा प्रदान किया जाए। और उसने उसी में डिसीजन दिया कि देश के हर वयस्क नागरिक को यह अधिकार है कि अगर लड़का है उसने 18 साल 21 साल की उम्र प्राप्त कर ली है और लड़की है उसने 18 साल की एज प्राप्त कर ली है, तो वो वयस्क हैं और उनको अपने मामले में डिसीजन लेने की पूर्ण आज़ादी है। मतलब वो अपने मनपसंद के व्यक्ति के साथ रह सकती हैं, मनपसंद स्थान पे जा सकती हैं, उस पर कोई नियंत्रण नहीं लगा सकता, ना माँ बाप ना भाई। उसके बावजूद भी भारतीय समाज कितना अच्छे है और हमारी संस्कृति इतनी अच्छी है कि आज भी ग्रामीण समाज में 80% डिसीजन या 70% डिसीजन शादी के माँ बाप के द्वारा ही लिए जाते हैं। बच्चों से पूछा तक नहीं जाता है या बच्चों की मानसिकता भी नहीं ली जाती, लेकिन है ये बहुत गलत। फिलहाल समाज सुधर रहा है। आजकल शादी करने से पहले लोग बच्चों से अपने पूछ लेते हैं ज़रूर कि हाँ ये फला फला लड़का है, तुम्हें पसंद है कि नहीं। लेकिन एक फॉर्मेलिटी होती है, अगर घर वालों ने डिसाइड कर लिया कि इससे शादी करना है तो आज भी कर दी जाती है। और कोई लड़का या लड़की अपनी पसंद छोड़ के या अपनी पसंद से शादी इसलिए नहीं करता, उसकी केवल एक ही रीज़न होती है, उसके परिवार या माँ बाप की इज्जत होती है। तो आज भी मैक्सिमम भारतीय समाज में खास तौर पे लड़कियां अपने माँ बाप की सम्मान के लिए अपने आप को आज भी अपनी नापसंद मर्दों के साथ सामने सौंप देती है, मतलब माँ बाप की पसंद के सामने सौंप देती है। फिलहाल माँ बाप को समझने की ज़रूरत है। ये तो वही हुआ ना कि लव मैरिज शादी रील्स में सबको अच्छी लगती है वीडियो या मूवी देखते समय, लेकिन कहते हैं ना कि जब मैं बोल देता हूँ अपने माँ बाप से तो उनको सांप सूंघ जाता है, तो वही केस है। लेकिन फिलहाल माँ बाप को भी सोचना चाहिए कि यार जीवन उसका है, 50-60 साल 70 साल वो गुजारेगी या वो गुजारेगा, और पसंद हम क्यों करें? हमारा तो जो पसंद है लेके आए हैं उससे तो रोज़ लड़ाई हो रही है, तो कम से कम उसको तो अपने पसंद के साथ जाने दे, उसको जीने दे। तो बच्चों की पसंद ज़रूर पूछनी चाहिए, क्योंकि शादी उसे करना है, उसे जीना। अगर आप उसकी पसंद नहीं पूछेंगे, आप कितना भी अच्छा, कहते हैं जब भूख ना हो तो कैसा भी खाना परोस दीजिए अच्छा नहीं लगता। तो वैसे सेम है, अगर उसके नापसंद व्यक्ति से आप शादी करवा दिए केवल आप अपनी झूठी इज्जत या सम्मान के लिए, या आपने डिसाइड कर लिया कि नहीं फैमिली अच्छी है पर लड़का नौकरी वाला है और उससे पूछा ही नहीं, तो वो वही कहते हैं ना कि कौन कहता है कि कफन का रंग सफ़ेद होता है, मैंने तो लाल लहंगे में भी लड़कियों को दफन होते देखा है। तो सेम वैसे ही उनको फीलिंग्स आती है, उनको तो ये तक भी फीलिंग आती। मेरी एक फ्रेंड है और उसके घर वाले उसकी पसंद के खिलाफ ज़बरदस्ती शादी करवाना चाहते हैं, और क्या कहती है कि मुझे ये शादी नहीं लगती बल्कि शादी के नाम पे सौदेबाजी लगती है, कि मेरा परिवार अपने इज्जत के लिए मुझे शादी के नाम पे बेच रहा है। मतलब उसको ये शादी नहीं, उसको ऐसा लगता है कि उसके जिस्म को बेचा जा रहा है, उसको बेचने वाले अपने ही लोग हैं। तो बहुत खतरनाक होती है, मानसिक हालत बहुत ख़राब हो जाती है। तो फैमिली को अपने बच्चों के साथ बात करनी चाहिए। तो ये जीवन का सबसे बड़ा डिसीजन ये शादी होती है भाई। अगर प्रैक्टिकली देखे तो सबसे बड़ा डिसीजन है, क्योंकि ये जुआ ही है, सट्टेबाजी है एक तरीके से। खेले, ठीक मिला, भाग्य अच्छा रहा तो ठीक ठीक जाएगा, नहीं तो कोई कितना बड़े महारथी हो, अगर खराब मिल गया ना तो पागल हो जाएगा। अगर जीवन साथी खराब मिल गया तो पागल हो जाएगा, पागल। नहीं धनश्री देख लो, कितने अमीर अमीर व्यक्ति हैं जो सक्सेस हैं, चाहे धनश्री हो, अभी धनश्री चहल का डाइवोर्स हुआ, हार्दिक पांड्या का हुआ, ऑस्कर अवार्ड विनिंग AR रहमान का हुआ। बहुत बड़ा जुआबाजी, किसी को पता नहीं है कि जीवन इस चीज़ में जो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वो सही जाएगा कि गलत जाएगा। इसलिए बहुत सोच समझ के डिसीजन लीजिए।